नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला के भाग 2 के बारे में। भाग फर्स्ट के अंदर हमने चर्चा करी थी कि भाई राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी उत्पत्ति, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। हमने साथ ही साथ ये देखा था कि जो राजस्थानी चित्रकला है उसको अलग अलग स्कॉलर्स की ने क्या इंपॉर्टेंट नाम दिए, उनकी उसके बारे में क्या ओपिनियन है। कुछ ने उसका नाम हिंदू स्टाइल रखा, कुछ ने राजपूत कला, राजपूत पेंटिंग्स कहा और किसी ने राजस्थानी चित्रकला भी उसको जो है वो नाम दिया। अलग अलग स्कॉलरली ओपिनियन को अपन ने देखा था। साथ ही साथ हमने चर्चा करी थी राजस्थान की चित्रकला के वर्गीकरण के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस तरीके से राजस्थानी की जो चित्रकला है उसका क्लासिफिकेशन हुआ 4 इंपॉर्टेंट स्कूल्स में, 4 इंपॉर्टेंट शैलियों में। कौन कौन सी थी वो शैली, जल्दी से आप याद करके बता दीजिए। वो शैली कौन कौन सी थी? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और साथ साथ में हाड़ौती शैली। अपन ने ज्योग्राफिकली एक मैप के ऊपर बनाकर, रफ मैप के ऊपर देखा था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो शैली है वो डिवाइडेड थे। फिर हमने उस इंपॉर्टेंट एक एक शैली की उप शैलियों के बारे में एक बेसिक सी चर्चा करी थी। आज आ चुके हैं हम पूरी राजस्थानी चित्रकला की इंपॉर्टेंट शैलियों के बारे में। इस वाले पार्ट के अंदर हम 2 मुख्य शैलियों की बात करेंगे, जो कि है आपकी कौन कौन सी, एक तो मेवाड़ शैली और मारवाड़ शैली। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उनकी उपशैलियों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन से राजाओं के दौर में क्या क्या इंपॉर्टेंट तौर पे डेवलपमेंट हुआ उनकी कला के क्षेत्र में, उनकी चित्रशैली के क्षेत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मेवाड़ शैली से। जब बात करते हैं हम मेवाड़ शैली की, तो मेवाड़ शैली के बारे में हमें अच्छे से पता है कि राजस्थानी चित्रकला का कोई जन्मदाता है या जन्मस्थली है वो मेवाड़ को जाना जाता है। और मेवाड़ चित्रशैली इतनी इंपॉर्टेंट है जिसमें पूरी की पूरी राजस्थानी चित्रकला का अंश जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम मेवाड़ चित्रशैली से। पहले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप जो है वो मेवाड़ चित्रशैली में मिलता है और इसी वजह से हम जो है राजस्थानी चित्रकला को, राजस्थानी चित्रकला की जन्मस्थली जो है वो मेवाड़ को मानते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं 1260 ईस्वी में करी गई रचना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को, जो कि मेवाड़ चित्रशैली के प्रथम उदाहरण के तौर पर भी देखी जा सकती है। और ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी थी, ये जो है तेज सिंह, महाराणा तेज सिंह के राज्यकाल में बनाई गई थी, जो हमें मेवाड़ शैली के प्रथम उदाहरण के तौर पे भी देखी जा सकती है। पॉइंट क्या है तो उसको देख लेते हैं। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो ग्रंथ है वो इस मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहला साक्ष्य है जो मेवाड़ चित्रशैली को बताता है। और ये किसके राज्यकाल में हुआ? तो ये महाराणा तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसी चित्रशैली का जो और साक्ष्य है या इसकी और जानकारी जो है वो हम देख सकते हैं 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई कौन सी इंपॉर्टेंट चित्रित ग्रंथ, सुपार्श्वनाथ चरियम के बारे में, सुपार्श्वनाथ चरित्रम के बारे में, जो हमें मेवाड़ चित्रशैली के बारे में एक बेसिक जानकारी, एक बेसिक चीज जो है वो बताता है। सुपार्श्वनाथ चरियम जो कि 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में जो है वो लिखी गई। क्लियर है यहां तक बात? और ये महाराणा मोकल के टाइम पर जो है वो रचित की गई थी, महाराणा मोकल के टाइम पर। यहां सारी की सारी चीजें हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से मेवाड़ को जो है वो चौर पंचशिका शैली के उद्गम स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। और ये 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ने कही। कौन है वो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स? डगलस बैरेट और बेसिल गे ने चौर पंचशिका शैली का उद्गम जो है वो मेवाड़ से माना गया है। साथ साथ में जब हम मेवाड़ चित्रशैली के स्वर्णिम युग की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा को याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि महाराणा कुंभा के काल में ही हम किसी तरीके से देखते हैं कि मेवाड़ का सांस्कृतिक डेवलपमेंट होता है, सांस्कृतिक ग्रोथ होती है। और इस वजह से महाराणा कुंभा को कहा जा सकता है कि मेवाड़ चित्रशैली का अगर स्वर्णिम युग है तो महाराणा कुंभा। अब इसके ऊपर यह है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी जाती है। कुछ किताबों के अंदर यह कहा जाता है कि जो मेवाड़ चित्रशैली का विकास है वो हम देख सकते हैं महाराणा कुंभा के तौर पे। और अगर हम स्वर्णिम काल की बात करें तो वो जगत सिंह का नाम आता है वहां पर। जगत सिंह प्रथम का नाम स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल के तौर पर देखा जा सकता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, अगर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो है वो आंसर दे देंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराणा उदय सिंह के बारे में, क्योंकि महाराणा उदय सिंह के काल में ही भागवत पुराण के अंदर एक चित्रित ग्रंथ जो है वो बनाया गया जिसका नाम था परिजात अवतरण। और इस परिजात अवतरण के जो चित्रकार थे वो थे नानाराम। परिजात अवतरण के जो चित्रकार थे वो थे कौन? नानाराम। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि परिजात अवतरण मेवाड़ चित्रशैली का जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है उसके चित्रकार कौन थे? तो वो थे नानाराम। कौन थे भैया? नानाराम। तो यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियों को। भाई उपशैलियों को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता है, जो ठिकाने हैं, जो इंपॉर्टेंट जगह हैं, उसके हिसाब से हम उपशैलियों को डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली मेवाड़ चित्रशैली के अंदर 3 चित्र जो उपशैलियां हैं उनके बारे में चर्चा करी जानी चाहिए। एक तो है उदयपुर या चावंड शैली, साथ साथ में नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन उदयपुर शैली के बारे में। उदयपुर शैली के जब बारे में बात करते हैं तो हमें याद आता है महाराणा अमर सिंह के बारे में, और महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में ही चावंड शैली का बहुत ज़्यादा अधिक विकास हुआ। अब चावंड का नाम कैसे आया तो उसके ऊपर ध्यान रख लो। जब हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो अपनी कैपिटल चेंज कर देते हैं चावंड के अंदर, उस समय शुरुआत जो अगर की जाए कि भाई चावंड शैली की शुरुआत के अंदर किसका योगदान रहा तो महाराणा प्रताप का, और इसके विकास के अंदर किसका योगदान रहा तो आंसर क्या होगा? अमर सिंह जी का। इन्हीं चावंड शैली का विकास हुआ और महाराणा अमर सिंह के दौरान ही एक इंपॉर्टेंट चित्रित ग्रंथ जो है वो हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है रागमाला। कब बनाया गया तो 1605 ईस्वी में, और इसके इंपॉर्टेंट राइटर कौन थे तो निसार भाई ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड जो है इसी से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, जब हम चावंड शैली की बात करें तो हमें एक और ग्रंथ जो है वो याद करना है जो महाराणा प्रताप के दौरान बनाया गया था, महाराणा प्रताप के राज्यकाल के दौरान बनाया गया था। कौन सा था वो ग्रंथ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महाराणा प्रताप के कार्यकाल के दौरान चावंड शैली का एक इंपॉर्टेंट जो है रचना हमें देखने को मिलती है, उसका नाम है ढोला मारू। ये भी जो है हमें चावंड शैली के तौर पर देखने को मिलती है। अब अपन जब अमर सिंह जी की बात हो गई, हम क्या करेंगे, अब इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, उनके काल में जो चित्रशैली है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमर सिंह के हम बात करते हैं महाराजा जगत सिंह के बारे में। महाराजा जगत सिंह प्रथम, जिनके बारे में मैंने कहा था कि कई बुक्स में उन्हें मेवाड़ चित्रशैली के स्वर्णिम युग के तौर पर भी देखा जाता है। तो बात कर लेते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में। महाराणा जगत सिंह प्रथम की जब हम बात करते हैं तो ये लघु शैली का स्वर्ण काल के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय पर लघु चित्रों का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन से थे वो लघु चित्र तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो लघु चित्र थे ये पौराणिक कथाओं के ऊपर, पौराणिक किताबों के ऊपर बेस्ड थे। कौन कौन सी? जैसे रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण के ऊपर ये जो थे अलग अलग टाइप पर से चित्रित ग्रंथ जो थे इनके समय पर बनाए गए। जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चित्रकार के नाम आते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम के कार्यकाल में, तो हमें देखने को मिलता है साहबदीन और मनोहर के नाम, साहबदीन और मनोहर के दौर। साथ साथ में यही महाराणा जगत सिंह थे जिन्होंने चित्रशाला बनाई। उनका जो राजमहल था उसके अंदर एक चित्रशाला बनाई राजमहल के अंदर, जिसे चित्तौरों की उवरी या फिर साथ साथ में तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। अब याद कर लो महाराणा जगत सिंह के बारे में कि चित्रकला को बढ़ाने के लिए चित्रशाला बनाई, अपने राजमहल में बनाई, जिसे चित्तौरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौरों की ओवरी तथा तस्वीरारों कारखाने के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ी शब्द है तस्वीरों कारखानों, इस वजह से इसे इस नाम से जाना जाता है। अब देखो भाई लघु चित्र के ऊपर तो कई बार जो है वो RBSC या कई बार जो है RSMSSP बोर्ड जो है वो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भाई किस तरीके से लघु चित्र का निर्माण या विकास हुआ। जब हम बात करते हैं लघु चित्र के स्वर्णिम युग की तो नाम आ जाता है जगत सिंह प्रथम का, लेकिन बात करते हैं कि भाई लघु चित्रों का विकास कहाँ हुआ तो उस समय नाम आता है महाराजा राणा जयसिंह का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लघु चित्रों का निर्माण व विकास किसके राज्यकाल में हुआ तो आंसर क्या होगा? महाराणा जयसिंह का होगा। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन महाराणा जयसिंह से आगे बढ़ते हुए चलते हैं महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की तरफ। इनके दौरान भी जो है कई पौराणिक चित्रों के ऊपर, कई पौराणिक कथाओं के ऊपर अलग अलग चित्र ग्रंथ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से थे वो पौराणिक ग्रंथ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गीत गोविंद, बिहारी सतसई, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना, ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जिनके ग्रंथों के ऊपर आधारित हमें चित्र जो हैं पेंटिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती है। और किसके राज्यकाल में देखने को मिलती है तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के राज्यकाल के दौरान इन पौराणिक ग्रंथों के ऊपर हमें कई सारे चित्र जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये कलीला दमना जो है, कलीला दीमना या कलीला दमना, इसका नाम याद रख लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब अपन बात कर लेते हैं नाथद्वारा शैली के ऊपर। भाई नाथद्वारा जो है अपन जानते ही हैं वल्लभ संप्रदाय का गढ़ है, हमने देखा है श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो ये सारी की सारी बातें तो नाथद्वारा से रिलेटेड। लेकिन जो नाथद्वारा चित्र शैली है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड ने इस चित्र शैली के ऊपर कई बार क्वेश्चन देखे, इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, इसको पूरा इलेबोरेट करते हैं। जब हम नाथद्वारा चित्र शैली की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि वो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़ा होने की वजह से इसी नाथद्वारा चित्र शैली को वल्लभ शैली भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय की है तो वल्लभ शैली भी हम इसको कहते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर वहां पर है, श्रीनाथ जी की रेलेवेंस होने की वजह से वल्लभ शैली के नाम से भी ये जाना जाता है। और इंपॉर्टेंट बात की जो नाथद्वारा चित्र शैली है ये उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वय है। अगर हम नाथद्वारा चित्र शैली की बात करें तो ये उदयपुर शैली और साथ साथ में ब्रिज शैली का समन्वय है। इसके अंदर कुछ विशेषताएं जो है हमें उदयपुर शैली की देखने को मिलती है और कुछ विशेषताएं जो है हमें साथ में ब्रिज शैली की भी देखने को मिलती है। और इंपॉर्टेंट बात नाथद्वारा से रिलेटेड, यहां पर हमें कई सारे जो है वो कृष्ण की कथाओं के बारे में, कृष्ण के जीवन काल के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से रिलेटेड जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसके चित्र जो है हमें वहां देखने को मिलते हैं। और नाथद्वारा चित्र शैली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि वहां पर कपड़े के ऊपर जो है पिछवाइयां बनाई जाती है, पिछवाइयां, उनकी पेंटिंग्स को पिछवाइयां कहते हैं, पिछवाइयां बनाई जाती है। ये पिछवाइयां जो है बहुत ज्यादा बड़ी फेमस है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको भी देख लेते हैं। कृष्ण चरित्र की अधिकता जैसे कि यशोदानंदन, बाल गोपाल, गोपियां, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रण, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमें नाथद्वारा शैली के अंदर देखने को मिलती है। और साथ साथ में जब हम बात करते हैं कि कौन से रंगों का यहाँ पर प्रयोग होता है तो हरे और पीले रंग का जो है वो यहाँ पर कई ज्यादा जो है हमें प्रयोग के तौर पर देखने को मिलते हैं। यानी हरा और पीला रंग जो है वो हमें इस नाथद्वारा चित्र शैली के अंदर प्रमुख रंग के तौर पर देखा जा सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंट क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, क्या इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हमें देखने को मिलती है श्रीनाथ जी की आकृति, श्रीनाथ जी हैं उनकी आकृति देखने को मिलती है, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्ष की प्राथमिकता। साथ साथ में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, भाई देखो एक क्वेश्चन जो है ना वो नाथद्वारा चित्र शैली से आता है कि भाई केले के वृक्ष जो हैं वो कौन सी चित्र शैली में हमें देखने को मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा, नाथद्वारा। पिछवाइयां जो हैं वो हमें कौन सी चित्र शैली से देखने को मिलती है, तो आंसर क्या होगा, नाथद्वारा। तो ये बेसिक सी विशेषता है जिसके अंदर हमें श्रीनाथ जी के इंपॉर्टेंट काल के बारे में, श्रीनाथ जी की आकृति हो या गायों का या श्री कृष्ण का, ये सारी की सारी पेंटिंग्स जो है वल्लभ संप्रदाय के महाप्रभु जी की जो पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी इस नाथद्वारा शैली के अंदर हमें देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं नाथद्वारा चित्र शैली के इंपॉर्टेंट चित्रकारों के तो कई सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए भाई ये कई सारे नामों को याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चित्र शैलियां हैं वो एक तरफ लिखनी है और जितने भी इंपॉर्टेंट जो चित्रकार हैं जो आज तक एग्जाम में हैं वो सारे के सारे आपको वहां देखने को मिलेंगे। लेकिन इस चीज को आसान कर देता हूं, जब हम इस चीजें पूरे पार्ट का जब रिवीजन करेंगे तो फाइनल में आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत कर दूंगा जिसके अंदर एक तरफ चित्र शैली होगी और एक तरफ जितने भी इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सारे चित्रकारों को अपन डिस्कस कर लेंगे। तो वापस आ जाते हैं नाथद्वारा चित्र शैली के इंपॉर्टेंट चित्रकारों के बारे में, एक एक के नाम देख लेते हैं। चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त और कौन कौन से चित्रकार देखने को मिलते हैं, तो नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम और साथ साथ में कुछ महिला चित्रकारों के भी नाम आते हैं और उन महिला चित्रकारों का नाम है कमला और इलायची। कमला और इलायची ये जो हैं इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं नाथद्वारा शैली के। अब जब भाई नाथद्वारा चित्र शैली के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सारे के सारे फैक्ट्स जो है हमने नाथद्वारा चित्र शैली के कवर कर लिए। जब नाथद्वारा चित्र शैली की बात हो गई तो अब हमें बात करनी है देवगढ़ शैली की। और देवगढ़ का जो स्थापना होती है वो किसके राज्यकाल के दौरान होती है, तो महाराणा जय सिंह के राज्यकाल के दौरान। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन देवगढ़ चित्र शैली के बारे में, जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका चूंडावत ने देवगढ़ ठिकाने को 1680 ईस्वी में स्थापित किया और इसी 1680 ईस्वी में देवगढ़ ठिकाना जब स्थापित हुआ उसके बाद ही हम देखते हैं
कि किस तरीके से देवगढ़ चित्र शैली की हमें यहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं देवगढ़ चित्र शैली की, तो इसके ऊपर प्रकाश डालने वाले या इसके हम देखें कि इसके बारे में जानकारी देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा ही जो ये देवगढ़ चित्र शैली है वो प्रकाश में लाई गई। अब ये बड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति यानी प्रकाश में लाने का जो योगदान है वो किसको दिया जाता है? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। और बात कर लेते हैं देवगढ़ चित्र शैली के बारे में। इनके जब हम देवगढ़ चित्र शैली के बारे में बात करते हैं तो इनमें भी ये काफी सारे जो है चित्रकारों के नाम आते हैं। काफी सारे चित्रकारों के नाम है, टेबल से याद हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। कौन कौन से चित्रकार हैं? संगीता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद्र, चोखा, बैजनाथ। ये सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट चित्रकारों के नाम हैं जो देवगढ़ शैली से रिलेटेड है। चलो भाई, देवगढ़ शैली के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें क्या डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं देवगढ़ चित्र शैली की, जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है प्राकृतिक परिवेश और शिकार के दृश्य। प्राकृतिक परिवेश या जो नेचुरल सीनिक ब्यूटी है और जो शिकार के दृश्य है वो हम इस देवगढ़ शैली से देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे राजसी ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी, ये सारी की सारी चीजें जो है देवगढ़ शैली के प्रमुख विषय के तौर पर देखी जा सकती है। इसके बाद में जब हम रंग की बात करते हैं कि जब ही नाथद्वारा चित्र शैली में हरे और पीले रंग का जो है वो प्रमुख रंग के तौर पे देखा जा सकते थे, तो देवगढ़ चित्र शैली में पीले रंग का उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इस देवगढ़ चित्र शैली के जो भित्ति चित्र हैं वो भी बड़े फेमस हैं। और ये जो भित्ति चित्र हैं हमें देखने को मिल सकते हैं अजारा की ओवरी और मोती महल में। ये सारे के सारे भित्ति चित्र जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी की सारी बात हो गई आपकी देवगढ़ चित्र शैली की। तो भाई अपन ने आज क्या अभी डिस्कस क्या किया? अपन ने डिस्कस किया सबसे पहले मेवाड़ की चित्र शैली, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, फिर हम आ गए उसकी जो उप शैलियां थी जैसे उदयपुर शैली, चावंड शैली और नाथद्वारा और देवगढ़ शैली, उनकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखी, इंपॉर्टेंट उनके चित्रकार देखे, राजाओं का क्या योगदान था वो देखे। ये सारी की सारी चीजें हो गई आपके मेवाड़ शैली की। तो अब अपन बात कर लेते हैं मारवाड़ चित्र शैली की। मारवाड़ चित्र शैली को हम दरबारी शैली के तौर पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मारवाड़ चित्र शैली से स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं पहले फैक्ट की तरफ, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि मारवाड़ चित्र शैली को दरबारी शैली के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम मारवाड़ चित्र शैली की बात करते हैं तो इसके ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर हमें जाना पड़ेगा 7वीं शताब्दी में। और 7वीं शताब्दी के एक तिब्बती इतिहासकार जिनका नाम है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ कहते हैं कि भाई मरु देश के अंदर एक चित्रकार है जिसका नाम है श्रृंगधर, उसका उल्लेख जो है वो लामा तारानाथ ने किया है। और ये जो चित्रकार है श्रृंगधर, ये वही चित्रकार हैं जिन्होंने पश्चिम भारत के अंदर यक्ष शैली को जन्म दिया। तो इसको माइंड मैप के रूप में देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार जिनका नाम है क्या? लामा तारानाथ। ठीक है, लामा तारानाथ। ये मरु देश की बात करते हैं। मरु देश के एक चित्रकार हैं जिनका नाम है श्रृंगधर, और ये श्रृंगधर वही हैं जिन्होंने पश्चिमी भारत के अंदर जो है वो यक्ष शैली को जन्म दिया। तो ये बेसिक सी बात हो गई अपनी, अगर अपन ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर देखें मारवाड़ चित्र शैली का। अब अपन बात कर लेते हैं मारवाड़ चित्र शैली के अंदर कौन कौन सी शैलियां इंक्लूड हो जाती। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग या मारवाड़ चित्र शैली की जब बात करें तो 3 या 4 अगर हम डिवाइड करें, 4 वर्गीकरण, फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो है आपकी जोधपुर शैली, ठीक। दूसरी है आपकी बीकानेर शैली। तीसरी है आपकी किशनगढ़ शैली, ये किशनगढ़ शैली। और चौथी है आपकी अन्य, जैसे कि जैसलमेर शैली, नागौर शैली और अजमेर शैली। तो ये सारी की सारी बातें तो इनके वर्गीकरण की हो गई। अब अपन चलते हैं अपने पहले वर्गीकरण की तरफ, जो कि है आपकी जोधपुर शैली। जब हम जोधपुर शैली की बात करते हैं तो हमें मालदेव का नाम आता है, क्योंकि मालदेव के राजकाल के दौरान ही ये जो चित्र शैली है इसका स्वर्णिम युग आता है। तो पहले पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं, जो कि हमें बताता है कि मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? मालदेव को। और इसी वजह से मालदेव के राज्यकाल को चित्र शैली के लिए स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इस चित्रकला के, इस शैली के प्रतिनिधि चित्र शैली के तौर पर, तो हमें याद रखने हैं चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो इस चित्र शैली के उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। अच्छा, जब हम जोधपुर चित्र शैली की बात कर रहे हैं तो हमें जो है वो एक 1623 में बनी बड़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, उसको भी याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सी है वो पेंटिंग? 1623 में
पाली के एक वीर पुरुष जिसका नाम है विट्ठल दास चंपावत, उनके ऊपर जो है एक पेंटिंग बनाई जाती है जिस पेंटिंग का नाम है रागमाला चित्रावली, और चित्रकार जो है वो कौन है? वीर जी। चित्रकार जो है वो कौन है? वीर जी। तो 1623 में चित्रकार जो जिनका नाम है वीर जी, वो पाली के एक वीर पुरुष जिसका नाम है विट्ठल दास चंपावत, उनके ऊपर एक चित्रित ग्रंथ बनाते हैं जिसका नाम है रागमाला चित्रावली। तो ये फैक्ट जो है हमें जोधपुर चित्र शैली से रिलेटेड है, आए दिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। अब जब जोधपुर चित्र शैली की हम बात कर ही रहे हैं तो हमें अब इंपॉर्टेंट रूलर्स को, इंपॉर्टेंट राजाओं को देखना पड़ेगा कि उनके राजकाल के अंदर जो है उस मारवाड़ चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली के अंदर क्या ग्रोथ हुई, क्या डेवलपमेंट हुए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो अपन एक एक रूलर को उठाते हैं और उनके कार्यकाल, उनके राज्यकाल के अंदर क्या चीजें हुई उनको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराजा जसवंत सिंह की। जब हम महाराजा जसवंत सिंह की बात करते हैं तो हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। इनके राज्यकाल के दौरान मारवाड़ चित्रकला के अंदर जो है हमें कृष्ण रूप की विविधता देखने को मिलती है, कृष्ण चरित्र की विविधता देखने को मिलती है, और साथ साथ में अगर हम बात करें कि मारवाड़ शैली और मुगल शैली का समन्वय जिस कार्यकाल या जिस राज्यकाल के अंदर हमें देखने को मिलता है वो है महाराजा जसवंत सिंह के टाइम। तो महाराजा जसवंत सिंह के टाइम अगर हम चित्रकला के तौर पे देखें तो कृष्ण चरित्र की विविधता पहली चीज, और दूसरी हमें मुगल शैली के साथ मारवाड़ शैली का समन्वय जो है वो देखने को मिलता है। दूसरे राजा की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो दूसरे राजा हैं हमारे महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह के दौरान हम अगर देखें, बात करें, हमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण साथ में देखने को मिलता है, और बड़े सुंदर सुंदर, बड़े प्राणवान चित्र जो है, प्राणवान जो चित्र है वो हमें देखने को मिलते हैं। बड़ी आप रियलिस्टिक पेंटिंग्स जो है वो आप महाराजा अजीत सिंह के राज्यकाल के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट रूलर जिनका नाम है महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह के समय पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चित्रकार था, उस चित्रकार का नाम था डालचंद। और ये जो डालचंद था, ये भी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि डालचंद जो है वो किस चित्रकला से या किस चित्रकला की शैली से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा? मारवाड़ चित्र शैली से, जोधपुर चित्र शैली से। तो अपन बात कर रहे थे डालचंद की, और ये जो डालचंद है ये एक बहुत सुंदर सा चित्र बनाता है जिस चित्र का नाम है महाराजा अभय सिंह चित्र देखते हुए 1725 के अंदर, जो महाराजा अभय सिंह के राजकाल के दौरान होता है, चित्र बनता है। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाराजा मान सिंह की। महाराजा मान सिंह के समय पर ना नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है वो राज परिवार पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब जब नाथ संप्रदाय का प्रभाव जो है परिवार पर बढ़ रहा था तो सांस्कृतिक तौर पर जो है नाथ संप्रदाय की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ रही थी। इसी वजह से उस समय की पेंटिंग्स में हम नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी देख सकते हैं। तो महाराजा मान सिंह के राज्यकाल के अंदर पेंटिंग्स को तौर पे देखा जाए तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव जो है आगे बढ़ता है। और चित्रकारों की बात करें कि कौन कौन से चित्रकार जो हैं वो इस समय पर देखे जा सकते हैं, तो वो हैं अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधोदास, राम सिंह भाटी और शिवदास। और ये जो दाना भाटी है इनका नाम तो आपको जरूर याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपन ये जब सारी की सारी बातें हो ही चुकी है, हम डिस्कस कर लेते हैं पूरी की पूरी जितनी भी हमारी जोधपुर चित्र शैली है, जोधपुर शैली है, उसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो क्या देखने को मिलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलता है यहाँ पर प्रेम प्रसंग की कहानियां। प्रेम प्रसंग की कहानियां, प्रेमाख्यान के बारे में जितनी भी लव स्टोरीज हैं उनकी पेंटिंग्स इस जोधपुर चित्र शैली में ज्यादा देखने को मिलती है। और ये लव स्टोरीज कौन सी है? जैसे कि ढोला मारू, महेंद्र मूमल, रूपमती, बाज बहादुर और कल्याण रागिनी जैसी पेंटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती। साथ साथ में इन विशेषता के अलावा साथ साथ में जोधपुर में हमें क्लाउड्स या कहें कि बादल जो है वो पेंटिंग्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब हम इंसान के फेशियल फीचर्स की बात करें तो बादाम सी आंखें और ऊंचे पग जो है, ऊंचे ऊंची पगड़ियां, ऊंचे पग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जब हम पुरुषों के बारे में देखते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है पुरुष जो है वो लंबे चौड़े हैं, गठीले बदन है, उनकी मूछें हैं और ऊंची पगड़ी वहां पर हमें देखने को मिलती है। और एक खंजन पक्षी जो है वो भी इस जोधपुर चित्र शैली में, जोधपुर चित्रकला की शैली के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारी पेंटिंग में खंजन पक्षी जो है वो देखने को मिलता है। जब हम रंग की बात करते हैं तो जोधपुर चित्र शैली में जो मैक्सिमम कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो लाल और पीले कलर्स हैं। कौन से कलर्स हैं? लाल और पीले रंग है। साथ साथ में जोधपुर चित्र शैली के अंदर महिलाओं का जो वर्णन है, महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है कोर राजस्थानी ड्रेसेस में, जो कि हैं आपकी लहंगा, ओढ़नी और लाल कुंदन के साथ जो है वो महिलाओं का चित्रण जो है जोधपुर चित्र शैली के अंदर किया जाता है। तो ये बात हो गई आपकी जोधपुर चित्र शैली की।
अब अपन चलते हैं दूसरी चित्र शैली की तरफ, और वो है हमारी बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली जो कि मारवाड़ चित्र शैली के अंदर आती है। जब बात कर लेते हैं बीकानेर चित्र शैली की, तो इसका उद्भव जो है वो हमें देखने को मिलता है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में जो है इसका जन्म, बीकानेर शैली का जन्म हमें देखने को मिलता है। और इसका सबसे जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है, इसका प्रारंभिक चित्र है वो भागवत पुराण है, जो राव राम सिंह के राज्यकाल के दौरान जो है वो बनाया गया था। राव राम सिंह के राज्यकाल के अंदर बनाया गया था। अब जब हम बीकानेर चित्रशैली की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो परिवार जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो है मथेरन परिवार और एक है उस्ता परिवार। ये जो मथेरन परिवार है ये पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के जो चित्र हैं वो बनाता है। और जब हम बात करते हैं उस्ता परिवार की, तो उस्ता परिवार में आती है उस्ता कला, जो ऊंट की खाल पर जो है सोने का चित्रण करती है। किसकी खाल पर? ऊंट की खाल के ऊपर सोने का चित्रण जो है वो उस्ता कला करती है। और उस्ता कला की अगर अपन बात करते हैं तो ये मुगल दरबार से आए हैं, मुगल दरबार से। अकबर के कार्यकाल के दौरान जो है ये उस्ता आर्टिस्ट को बड़ी इज्जत दी जाती थी। और बीकानेर के उस्ता परिवार की अगर बात करें तो दो नाम अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। एक तो है उस्ता अली रजा, अली रजा, और एक है उस्ता रुकनुद्दीन, उस्ता रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, उस्ता रुकनुद्दीन। और साथ साथ में अगर हम बात करें बीकानेर चित्र शैली की, तो बीकानेर चित्र शैली में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पेंटिंग्स बन जाती हैं तो उसकी साइड में आर्टिस्ट जो है वो तिथि और नाम, तिथि और नाम जरूर लिखते थे, यानी डेट और उनका नाम जो है, नेम जो है जरूर लिखते थे इस बीकानेर चित्र शैली के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं बीकानेर चित्र शैली की और प्रमुख क्या विशेषताएं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बीकानेर चित्र शैली का अगर स्वर्णिम काल पूछा जाए तो किसका है? महाराजा अनूप सिंह का है। और अनूप सिंह के समय पर ही विशुद्ध रूप से, अगर कोर रूप से देखा जाए, बीकानेर चित्र शैली की उत्पत्ति होती है, इवोल्यूशन होता है। बीकानेर चित्र शैली का विशुद्ध रूप जो है वो अनूप सिंह के कार्यकाल में, राज्यकाल में देखा जा सकता है। जब बात कर लेते हैं हम बीकानेर चित्र शैली के चित्रकारों की, बीकानेर चित्र शैली के चित्रकारों की, तो उनमें नाम आते हैं किसके? रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम जो है विशेष उल्लेखनीय हैं प्रसिद्ध कलाकारों के तौर पे बीकानेर चित्र शैली के। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भाई ये परिवार कौन से थे। और क्वेश्चन जो है ना वो जरूर आ जाता है उस्ता आर्ट से, कि भाई उस्ता आर्ट क्या था, कौन उसके दो इंपॉर्टेंट नाम थे, और उस्ता आर्ट जो है वो कौन सी चित्र शैली से रिलेटेड है। साथ साथ में हम जब देखते हैं कि महाराजा अनूप सिंह के दौरान हम देखेंगे कि मुस्लिम जितने भी इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं वो हिंदू पेंटिंग्स बना रहे हैं, हिंदू भगवानों की पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये चीज़ भी जो है हमें बीकानेर चित्र शैली से रिलेटेड है, जिसके अंदर महाराजा अनूप सिंह के समय पर उस्ता परिवार के लोग हिंदू कथाएं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों के आधार पर सैकड़ों चित्र जो है वो बनाए गए। तो आप देख सकते हो कि भाई कि मुस्लिम कलाकार द्वारा हिंदू संस्कृति के ऊपर जितने भी चित्र हैं वो सारे के सारे बीकानेर चित्र शैली के अंतर्गत बनाए जा रहे थे। अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई बीकानेर चित्र शैली के अंदर कौन कौन से प्रमुख रंग थे, कौन कौन से कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रमुख रंग की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट कलर्स की बात करें, तो इस शैली के अंदर नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी आदि रंग जो है वो अलग तौर पे, प्रमुख तौर पर जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते थे। तो आपको एक पैटर्न समझ आ रहा है कि कहां कहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कि भाई अगर कोई सी भी चित्रशैली पूछते हैं तो उसकी ज्योग्राफिकल रीजन पूछते हैं, किसी राजाओं ने उनको संरक्षण दिया तो पूछते हैं, चित्रकार के बारे में पूछते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रचना के बारे में पूछते हैं, प्रमुख कलर और बेसिक फीचर के बारे में अगर आपको पता है तो चित्रकला से कोई भी क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं जाएगा। चलो ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शैली जिसका नाम है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का जैसे नाम आता है तो आप लोगों को याद आ जाती है कौन सी? बनी ठनी वाली पेंटिंग। बहुत यूपीएससी इतनी बार पूछता है, आरपीएससी इतनी बार पूछता है, और आरएसएमएसएसबी बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये बनी ठनी वाला। तो अपन चर्चा कर लेते हैं किशनगढ़ शैली के ऊपर। किशनगढ़ शैली की जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति के जितने भी हमें एग्जाम्पल्स हैं वो इस किशनगढ़ शैली के तौर पर देख हम सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ क्वेश्चन कि भाई जब हम वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे थे, जब हम पुष्टि मार्ग संप्रदाय की बात कर रहे थे, तो और कौन सी चित्रकला के अंदर हमने देखा था इसको? तो हमने देखा था इसको मेवाड़ शैली की नाथ द्वारा उप शैली के अंदर इस वल्लभ संप्रदाय, इस पुष्टि मार्गी संप्रदाय को हमने देखा था। तो भाई अब वापस आ जाते हैं अपन अपने किशनगढ़ शैली पे। किशनगढ़ शैली का जो प्रभाव जो है जिसके ऊपर था,
किशनगढ़ शैली पर जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, और वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति के ऊपर कई सारी पेंटिंग्स बनती है। अगर किसी राजा का नाम आए किशनगढ़ शैली को बहुत ज्यादा बढ़ाने में, तो वो है राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह, ये राजा सावंत सिंह जो थे ना, ये बढ़िया बढ़िया काव्य रचनाएं करते थे, और इनका जो पेन नेम था वो था नगरीदास, और ये प्रेम रस की कविताएं जो है वो रखा करते थे, प्रेम रस की जो कविताएं हैं वो रचा करते थे। तो ये नगरीदास का नाम जो है, ये राजा सावंत सिंह का नाम जो है, आपको किशनगढ़ शैली के स्वर्णिम काल के तौर पर याद रखना है। अब अपन देख लेते हैं कि ये नगरीदास के दौरान कौन इंपॉर्टेंट चित्रकार था, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। नगरीदास के दौरान यानी हमारे महाराजा सावंत सिंह के दौरान जो इंपॉर्टेंट चित्रकार था, उनका नाम था मोरध्वज निहालचंद। मोरध्वज निहालचंद, और मोरध्वज निहालचंद जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग बनाते हैं, और उस पेंटिंग का नाम है बणी ठणी। बणी ठणी, अच्छा, बणी ठणी को जो है वो इंडिया की मोनालिसा भी कहा जाता है, और कहने वाले व्यक्ति कौन? एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन। और ये जो किशनगढ़ शैली के ऊपर रिसर्च जो है, किशनगढ़ शैली के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट करने में दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो है एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन, और एक है फयाज अली। फयाज अली, फयाज अली, इन दोनों के नाम जो है वो किशनगढ़ शैली के रिसर्च और डेवलपर के तौर पर देखे जा सकते हैं। आ जाए बणी ठनी के ऊपर, तो बणी ठनी को क्या कहते हैं? इंडिया की मोनालिसा। किसने कहा है तो बता दो, एरिक डिक्सन ने कहा है। साथ साथ में बणी ठनी के चित्रकार कौन है? तो मोरध्वज निहालचंद। ये जो बणी ठनी है, इसकी अगर हम बात करें कि 1973 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जो है वो इस बणी ठनी की पेंटिंग के ऊपर जारी किया था। तो ये बेसिक सी बात हो गई बणी ठनी की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अपन किशनगढ़ शैली की इंपॉर्टेंट विशेषता के अंदर कि क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यहां पर हमें पुरुषाकृति के तौर पे पुरुष जो है वो कैसे दिखाई देते हैं? लंबे, इखरे, छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत और मूंगिया पगड़ी के साथ जो है हमें पुरुष देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में और इंपॉर्टेंट क्या फीचर है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर कमल पंखुड़ियां, कमल नयन जो है यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। आंखें ऐसी बनाई जाती है जैसे कमल की पंखुड़ियां हो, कमल के जो है फूल की तरह जो है वो आंखें बनाई जाती है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ साथ में यहां पर जो है वो कई सारे कृष्ण लीला से रिलेटेड, आपने कृष्ण जी की पेंटिंग देखी होगी, तो भाई तालाब में जो है वो हंस हैं, श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें देखी होंगी। और किशनगढ़ शैली के अंदर भी इन्हीं चीजों के जो ऊपर फोकस किया जाता है। कौन कौन सी चीजें उनके ऊपर देख लेते हैं कि दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं और प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों की जिंदगी चित्रण जो है वो किशनगढ़ शैली की इंपॉर्टेंट विशेषता है। महिलाओं की सुंदरता के ऊपर जो है किशनगढ़ शैली का बहुत ज्यादा फोकस होता है। और साथ साथ में राधा के रूप चित्रण, राधा की सुंदरता को बताया गया है, राधा की सुंदरता के ऊपर जो फोकस है वो इस किशनगढ़ शैली का है। अब देखो, जब हम किशनगढ़ शैली की सारी विशेषताएं देख चुके हैं तो प्रमुख रंगों के बारे में बात होनी चाहिए। तो कौन कौन से हैं प्रमुख रंग जो हमारे किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है? वो है सफेद, गुलाबी, सिलेटी और सिंदूरी रंग जो है वो किशनगढ़ शैली से रिलेटेड हैं। जब रंग हो गए, विशेषताएं हो गई, राजा हो गए, रचना हो गई, तो क्या आते हैं? बचे हुए आते हैं चित्रकार। तो ये आ गई भाई चित्रकार की लिस्ट। कौन कौन से चित्रकार है? नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास जो है ये इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं। कौन सी शैली के? तो याद करके बता दो, आपकी किशनगढ़ शैली के। तो ये सारी की सारी बातें किशनगढ़ शैली से रिलेटेड थी, जो अपन ने सारी की सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर ली।